आइए दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 की विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो कक्षा 6 की विज्ञान में सबसे पहला पाठ है भोजन कहाँ से आता है। ये जो हम लोग खाना खाते हैं, ये सब खाना ये आता कहाँ से है। तो इसके विभिन्न तत्वों को हम जानेंगे आज कक्षा 6 की पुस्तक के आधार पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संगठक। तो भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी। इन्हें ही संगठक कहते हैं। जब हम दोस्तों खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में हमको कच्ची सब्जी, नमक, मसाला इत्यादि तमाम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, और इसी सामग्री को क्या कहेंगे? संगठक कहेंगे। ठीक, यही जो है हमारा संगठक हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के स्रोत क्या हैं? तो जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। भोजन हम लोग जहाँ से प्राप्त करेंगे वही हमारे खाद्य पदार्थों के स्रोत कहे जाएंगे। हम खाद्य पदार्थों के दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं हम दो स्रोतों से प्राप्त करेंगे। ठीक है, दो स्रोत इसके हो जाएंगे। कौन कौन से? पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ और जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। तो पौधों को देखते हैं तो गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल इत्यादि, ये हम सब कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। दूसरा है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। तो जंतुओं से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? तो जंतुओं से अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो ये दो जो है हमारे स्रोत हो गए, एक पौधों से और दूसरे जंतुओं से। इन दो स्रोतों से हम अपने खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं। कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री क्या है? तो खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला इत्यादि। जब हम सब्जी बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, तो रोटी बनाने के समय हम क्या डालेंगे? उसमें पानी डालेंगे, उसमें आटा डालेंगे, तो और फिर इसको मिला करके क्या बनेगी? रोटी बनेगी। तो यही जो है आटा और पानी हमारा क्या हो जाएगा? कच्ची सामग्री हो जाएगी। ये दोनों हमारी कच्ची सामग्री हो जाएगी। ओके, तो ये कच्ची सामग्री हो जाएगी। पौधों के खाने योग्य भाग। पौधों के क्या क्या भाग खाए जाते हैं उसको बताते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि, ये सब खाने योग्य हैं। बच्चों, पौधों के खाने योग्य सारे पदार्थ नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पौधों में जो जो है सब कुछ खाने योग्य होता है। किसी पौधे का तना खाया जाता है, किसी का पत्ता खाया जाता है, किसी का फूल खाया जाता है। अलग अलग उसके खाने के उपयोग हैं, तो उसी को हम लोग देखेंगे। कहे थे पौधों के भाग की क्या क्या खाए जाते हैं, तो आइए देखते हैं कि किस पौधे में क्या हम खाते हैं। तो आलू का बच्चों तना खाया जाता है। जब हम आलू खाते हैं तो आलू को हमको ऐसा लगता है कि आलू की जड़ खा रहे हैं, लेकिन हम आलू का तना खाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। नंबर दूसरा, मूली का जड़ खाते हैं और पत्ता दोनों खाया जाता है। मूली में जो है मूली की जड़ भी खाते हैं और मूली का पत्ता भी खाया जाता है। तो मूली में जो है दो चीज़ें खाने योग्य हो गई, और आलू में एक चीज़ें। आलू का क्या खाया जाएगा? आलू का तना खाया जाएगा, और मूली का आपका दो चीज़ें खाई जाएंगी। कौन कौन सी? मूली की जड़ और मूली की पत्ता। तो ये दो चीज़ें किसकी खाई जाएंगी? मूली की। और लौकी का फल खाया जाता है, तो इसमें एक चीज़ खाई जाएगी। लौकी का क्या खाया जाएगा? लौकी का फल खाया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है पौधों से संबंधित खाने की चीज़ों की जानकारी थी कि और किसका किसका क्या खाया जाता है। तो लौकी का तो आप देख ही चुके हैं, और इसमें आपका मिल जाएगा पालक का पत्ता खाया जाता है। तो पालक में जो खाने योग्य चीज़ है तो क्या है? पत्ता है। तो ये जो पत्ता है तो ये पालक में खाया जाता है।
तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें इसकी थी। अंकुरण, अब देखते हैं कि अंकुरण क्या है। तो बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। ये कहते हैं मूंग का अंकुरण, चने का अंकुरण। जब कोई बीज होता है मिट्टी में, हम उसको क्या कर देते हैं, बो देते हैं। तो जब मिट्टी के अंदर हो जाता है तो धीरे धीरे वो बीज फूटने लगता है, अंकुरित होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अंकुरण कहेंगे। ठीक है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, अंकुरण कहलाएगा। जैसे मूंग का बीज जमीन में डाल देते हैं, चने का बीज डालते हैं, तो कितने अच्छे जो है उसके पौधे निकलते हैं छोटे छोटे, और फिर उससे हमको क्या निकलते हैं, फल मिलते हैं, उसके दाने मिलते हैं हमको। तो ये अंकुरण हो गया। अब अंकुर किसे कहते हैं? तो अंकुर, अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग के धागे की जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। जब बीज अंकुरित हो जाते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद एक धागे जैसी जो है संरचना जो हमको दिखती है, जैसे यहाँ पर एक बीज है, धीरे धीरे फूटा और यहाँ से ऐसे ऐसे निकलता है, तो जो सफ़ेद सफ़ेद ये बीज का ये भाग है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अंकुर कहते हैं। ये वाला भाग, ये ऊपर ये जो ये हो गया, यहाँ से ये सफ़ेद सफ़ेद रहता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अंकुर कहेंगे। ठीक दोस्तों। अब मकरंद क्या होता है? मकरंद तो मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। अब देखो, ये जो मकरंद है, तो सबसे पहले फूलों के रस से क्या इकट्ठा किया जाएगा, मकरंद इकट्ठा किया जाएगा, न कि शहद। और वही मकरंद बाद में क्या बन जाता है, शहद बनता है। तो मधुमक्खियों से जैसे पूछा जाए कि संबंध किसका है, तो मकरंद का संबंध है, और वही बाद में आगे चल करके शहद का निर्माण करता है। मधुमक्खियां मकरंद का भंडारण करती हैं। क्यों? क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। अब दोस्तों इसमें देखिए, ये कह रहा है कि ये जो मकरंद है ना, तो मधुमक्खियां इसका भंडारण क्यों करती हैं? क्योंकि ये जो फूल आते हैं तो एक मौसम में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि हरियाली हर मौसम में आती है, सावन में ही हरियाली आएगी, हर मौसम में अलग अलग फूल फूलते हैं। तो जब फूल फूलेंगे तभी तो मकरंद निकलेगा। जब मकरंद निकलेगा तो मधुमक्खियां क्या करती हैं कि उसका भंडारण मकरंद का कर लेती हैं, और बाद में वो शहद बन जाता है और साल भर के उनके खाने की व्यवस्था हो जाती है। तो ये मधुमक्खियों से संबंधित बात थी। अब और आगे देखते हैं। भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। ये जो शहद इकट्ठा कर लेती हैं ना, तो साल भर उसका अपना उपयोग करती रहती हैं। खाद्य पदार्थों के ग्रहण के आधार पर जंतुओं के प्रकार, जो जंतु भोजन करते हैं तो उनके भोजन के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, और तीसरा है सर्वाहारी। तो ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी क्या है, ये अभी आगे बताते हैं। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप या उत्पाद खाते हैं, वह शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस, खरगोश इत्यादि। शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं दोस्तों जो केवल और केवल पादप या पादप से उत्पाद होने वाले, उत्पन्न होने वाले जो तत्व हैं उनको खाएंगे, तो वो क्या कहे जाएंगे, शाकाहारी। मतलब जैसे सब्जी इत्यादि, अनाज इत्यादि ये सब खाने वाले क्या कहे जाएंगे, घास इत्यादि खाने वाले सब पादप खाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहेंगे, हम शाकाहारी कहेंगे। ठीक है ना, ये शाकाहारी हो जाएंगे। अब मांसाहारी क्या है? तो वे जंतु जो केवल जंतु या जंतुओं को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। कहते हैं कि वे जंतु जो केवल मांस पर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं, केवल भोजन के लिए मांस का ही प्रयोग करेंगे, तो उनको मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर और बाघ क्या है, छोटे जानवरों को पा जाएंगे तो उनको मार करके खा लेंगे और अपना पेट भर लेंगे, अपना जीवन निर्वाह करेंगे, तो वो जानवर क्या कहे जाएंगे, वो जानवर मांसाहारी कहेंगे उनको। अब सर्वाहारी क्या है? तो वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और कौवा। ऐसे भी कुछ जीव जंतु हैं जो क्या खाते हैं, पादपों को खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, तो वो क्या कहे जाएंगे, वो सर्वाहारी कहे जाएंगे। जो मांस भी खाएंगे, जैसे जो सब्जी भी खा लेता है और चिकन बिरयानी इत्यादि खाते हैं, तो ये सब क्या कहे जाएंगे, सर्वाहारी कहे जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से कक्षा 6 की जो विज्ञान की पुस्तक है,
तो उसमें से एक पाठ आपका समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।